नमस्कार छात्र मित्रों, मैं कृष्णा पत्तेवार स्वागत करता हूँ आपका आपकी इस नए चैप्टर में जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसका हम आज पहला वीडियो देखेंगे। यानी इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री तो नाम से ही पता चलता है इसके सरफेस, यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सरफेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले सरफेस क्या होता है वो देखेंगे हम। अगर कोई बेकर है, एक कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड है और इसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया है मैंने, समझो चारकोल डाल दिया है। ऊपर गैस है, नीचे लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड है, तीनों भी है। अब इन सारे फेजेस के बीच में ये सॉलिड, ये लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस होता है, जो भी इंटरफेस होता है दोनों फेजेस के बीच में, सॉलिड लिक्विड हो या लिक्विड गैस हो या फिर लिक्विड सॉलिड हो, जो भी इन दोनों के बीच में इंटरफेस होता है उसे क्या कहते हैं हम? सरफेस। यानी दो लिक्विड और गैस को जोड़ रहा है, गैस और सॉलिड को जोड़ रहा है, लिक्विड और सॉलिड को जोड़ रहा है, जो भी इंटरफेस है उसे कहते हैं हम सरफेस। यानी जो ऊपर के जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो थिक मॉलिक्यूल्स, वो है उसका सरफेस। और जो भी पोरस सब्सटेंसेस होते हैं, पोरस यानी जिसके अंदर होल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड जिसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, जैसे कि चारकोल हो गया, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ये चीजें आपको इसमें ज्यादातर मिलेगी, इस चैप्टर में ज्यादातर दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर हम सरफेस से रिलेटेड, यानी अंदर नहीं जाना है हमें, किसी भी सब्सटेंस के अंदर नहीं जाना है, उसके अंदर उसके बल्क में नहीं जाना है, हमें सिर्फ बाहर से उसका सरफेस, उसकी सतह की स्टडी करनी है, उसके सिर्फ सतह की स्टडी करनी है, यानी सरफेस की स्टडी करनी है। क्यों करनी है अब ये स्टडी? क्योंकि बहुत सारे जो फिनोमेना होते हैं केमिस्ट्री के, जैसे कि हमने करोजन ले लिया, इलेक्ट्रोड प्रोसेस ले लिया, हेटेरोजेनस कैटालिसिस ले लिया है, कि डिसोल्यूशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये बहुत सारे ऐसे फिनोमेनॉन्स होते हैं जो सरफेस से रिलेटेड होते हैं। इसलिए हम सरफेस की स्टडी करना चाहते हैं इस चैप्टर्स में। और इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज में या भी कुछ एनालिटिकल वर्क हुआ, या हमारे डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन पाए जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री के। अभी मैं ये जो लिख रहा हूं, ये भी ये अंदर जा रहा है क्या बोर्ड के अंदर? ये इंक बोर्ड के अंदर जा रही है क्या? नहीं, सरफेस पे ही रह रही है। तो ये भी एब्जॉर्प्शन ही है एक टाइप का, यानी इसके सरफेस पे, ये बोर्ड के सरफेस पे क्या हो रहा है, इंक के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, सरफेस पे चिपक रहे हैं। ये भी एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा वैसे तो पहले सरफेस केमिस्ट्री ध्यान दीजिए। सरफेस केमिस्ट्री किस लिए पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इसके एप्लीकेशन और इसके फिनोमेनॉन आपको पता चल गया कि ये बहुत सारे, ये जो फिनोमेनॉन है आपको 2 साल बहुत काम आने वाले हैं। जैसे करोजन, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, हर एक चैप्टर में हम देखते ही है। सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे, उस क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, सॉल्यूशन में देखा ही था ना हमने पिछले चैप्टर में। अगर इसकी स्टडी करनी है, अभी हमें पता तो चल गया कि इसलिए स्टडी करनी है, लेकिन इसकी स्टडी हम ऐसे ही नहीं कर सकते इजीली। सरफेस को ऐसे भी हमने साफ कर लिया, सर एक सॉलिड ले लिया, उसका सरफेस साफ कर लिया। इसकी स्टडी करने के लिए हमें अल्ट्रा क्लीनिंग चाहिए। अल्ट्रा क्लीनिंग यानी सरफेस बहुत ही क्लीन होना चाहिए। उसका जो प्रेशर है, प्रेशर 10⁻⁻8 to 10⁻⁻9 पास्कल, इतना कम प्रेशर चाहिए। इतना कम प्रेशर में हम उस सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उन सब्सटेंस की हम स्टडी करते हैं। प्रेशर क्या चाहिए? कम चाहिए। यानी जो भी सब्सटेंस इसमें आ रहे हैं, वो उन्हें हमें वैक्यूम चैम्बर में रखना पड़ता है, वैक्यूम, और उसका जो प्रेशर है वो इतना रखना पड़ता है, तभी हम उसकी स्टडी कर पाते हैं जो प्रोसेसेस है। अब इसमें इस चैप्टर में हम बहुत सारी प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि एडसॉर्प्शन हो गया, है, फिर कैटालिसिस, इमल्शन, जेल्स, कोलाइड्स, इन बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक से इनको देखेंगे हम, एक से इन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे। अब एब्जॉर्प्शन होता क्या है? एब्जॉर्प्शन अब यहां पर बताया है मैंने,
ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है और इसमें एक चारकोल डाली है, मैंने चारकोल डाल दिया इसमें। अगर ये सॉल्यूशन है किसी मिथिलीन ब्लू का लिक्विड है, इसमें जो है मिथिलीन है जो ब्लू कलर का है, तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए अब सरफेस तो चल गया, आपको पता चल गया इंटरफेस होता है। ये जो सब्सटेंस होता है चारकोल, ये क्या कर लेता है, इसका जो कलर है, कलर जो भी ब्लू कलर का था वो सारा कलर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब, और ये होता है वो बन जाता है कलरलेस। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये सॉलिड है तो सॉलिड क्या करता है, इसमें जो हमने सॉलिड मिक्स किया है यानी चारकोल, वो इस कलर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब यानी ये सारे जो कलर है उसके सरफेस पे आकर चिपक गया है, सरफेस पे आकर चिपक गया है। जो भी लिक्विड था, लिक्विड का जो कलर था, वो कलर के मॉलिक्यूल क्या हो गया, अब इसके सॉलिड पर चिपक गए हैं। तो जिस पर ये फिनोमेनन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी उस पे जम रहे हैं, उसमें जम रहे हैं किसी सॉलिड पर, ये लिक्विड या गैस, उसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, वहां पर सारे चिपक रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, जमा हो रहे, सिर्फ सॉलिड पर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे, उसके अंदर नहीं जा रहे, सरफेस के अंदर घुसकर नहीं जा रहे, उसमें वो मॉलिक्यूल सिर्फ ऊपर पर है, उसकी सतह पर है। तो ये फिनोमेनन तो आपको पता चल गया एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन अब यहाँ पे किस पर हो रहा है, चारकोल पर। तो चारकोल को कहते हैं हम एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। किस पर हो रहा है ये फिनोमेनन, चारकोल पर, जो सॉलिड पर इसकी सॉलिड पर जम रहे हो, चारकोल पर जम रहे हो, सारे कलर की जो मॉलिक्यूल है वो इस चारकोल पर जम रहे, यानी ये चारकोल को कहते हैं हम एब्जॉर्बेंट। जिस पर ये फिनोमेनन हो रहा है, जिस पर ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसे कहते हैं हम एब्जॉर्बेंट। और कौन से मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये कलर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मिथिलीन ब्लू के जो कलर के मॉलिक्यूल्स है वो उस पर जम रहे हैं। जो भी मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जम रहे हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं हम एब्जॉर्बेट। देखिए ध्यान से देखिए, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्बेट क्या हो गया, एब्जॉर्बेट यानी जो भी मॉलिक्यूल उस पर चिपक रहे हैं, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे मैंने देखिए इंक और ये बोर्ड का एग्जांपल लिया था, तो ये बोर्ड जो है एब्जॉर्बेंट है, इस पर फिनोमेनन हो रहा है, और चिपक क्या रहा है, ये इंक चिपक रही है, यानी ये इंक हो गई है एब्जॉर्बेट और ये बोर्ड हो गया एब्जॉर्बेंट। सिंपल, एब्जॉर्बेंट यानी जिस पर हो रही है क्रिया, जिस पर ये फिनोमेनन हो रहा है, एब्जॉर्बेंट जो भी, और जो चिपक रहा है, जो भी मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं वो एब्जॉर्बेट। आपको एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट तो पता चल गया, एब्जॉर्प्शन भी पता चल गया। एब्जॉर्प्शन यानी ये मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होते हैं किसी सॉलिड या किसी लिक्विड पर, और वो मॉलिक्यूल किसी के भी हो सकते हैं, यानी लिक्विड के भी हो सकते हैं और गैसेस के भी हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन के कुछ, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस देखेंगे। एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसमें सिर्फ एक ही स्पेलिंग का फर्क है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या बताया था मैंने, कि जो भी मॉलिक्यूल है उसकी सतह पर चिपकते हैं। एब्जॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस भी होता है, मतलब चिपके हुए मॉलिक्यूल को हम रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का रिवर्स क्या होता है, डिसॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन पे मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं किसी सॉलिड पर, अब मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो गए, चिपक गए मॉलिक्यूल किसी सॉलिड पर, उसे निकालना है हमें। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डिसॉर्प्शन, यानी जो चिपक गया उसे रिमूव करेंगे हम, तो वो हो गया है डिसॉर्प्शन। अब देखिए फर्क एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है, फर्क देखिए, यहाँ पर डी है और यहाँ पे बी है। एब्जॉर्प्शन यानी क्या हो गया, अभी सतह पर चिपक रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एक्युमुलेट हो रहे हैं किसी भी सॉलिड या किसी लिक्विड की सतह पर, किसी अन्य सब्सटेंस के मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं।
एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो है सतह पर ही नहीं चिपकते तो अंदर भी जाते यूनिफॉर्मली। यानी एक डस्टर हो गया, डस्टर को हमने पानी में डाल दिया है, डस्टर को हमने क्या कर दिया है, पानी में डाल दिया है, तो पानी की जो भी मॉलिक्यूल है वो सिर्फ उसकी सतह पर ही नहीं रहते, उसके अंदर तक जाकर मिल जाते हैं, पानी के वो डस्टर के अंदर तक जाकर यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं। ऊपर जितना पानी होगा उतना ही उसके नीचे उसके अंदर भी पानी होगा। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया पानी, पानी क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो गया है। यानी डस्टर का एग्जांपल, जैसे पहले ऐसे डस्टर नहीं होते थे, जैसे हम ऐसे कपड़ा वगैरह पोंछ रहे हैं या लकड़ी वाला, पहले देखिए वो ऐसे पीले पीले डस्टर्स आते थे जब आप पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में हो गए, स्पंज, स्पंज, बड़े बड़े स्पंज। अब स्पंज का बॉल भी ले सकते हैं आप, उस बॉल को पानी में डुबो दीजिए, फिर क्या मिलेगा, आप जब उसको आप ये करेंगे, क्या स्क्वीज करेंगे, उसको आप स्क्वीज करेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हो गया है एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में सिर्फ सतह पर रहते, क्या सपोज कर लो चाय गिर गई टेबल पे, वो टेबल के अंदर तक नहीं घुसेगी, वो सिर्फ बाहर ही रहेगी उसके टेबल की। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अंदर तक जाते हैं यूनिफॉर्मली, अंदर तक मॉलिक्यूल चले जाते हैं, वो हो गया एब्जॉर्प्शन। तो अब एब्जॉर्प्शन होता तो है, एब्जॉर्प्शन पता तो चल गया, इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम कि किसकी वजह से होता है, कैसे होता है। दो फैक्टर्स होते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के। अब सरफेस पे हो रहा है, सपोज कोई सब्सटेंस है, ये मैंने सब्सटेंस ले लिया है और ये इसका ऊपर का भाग यानी इसकी ये सपोज ये सब सरफेस है। अब जो अंदर मॉलिक्यूल्स है, यहां पर अगर मॉलिक्यूल है, अंदर जो मॉलिक्यूल है उसको सारे साइड से क्या है, इक्वल फोर्सेस मिल रही, इक्वल फोर्सेस मिल रही। इधर का भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर का भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, ऊपर का मॉलिक्यूल खींच रहा है, नीचे का मॉलिक्यूल खींच रहा है, यानी सारे फोर्सेस क्या हो गए, उसके बैलेंस हो गए, सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। यानी ये पेन है, अगर ऊपर का भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, नीचे का भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, ऊपर का भी खींच रहा है, नीचे का भी खींच रहा है, तो ये एक ही जगह पे रहेगी, पीछे का भी खींच रहा है, आगे का भी खींच रहा है, दोनों का फोर्स सेम है, यानी ये बैलेंस रहेगा। हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, बैलेंस रह जाएगा। अगर सारी डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस आ रही है तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो टेंशन में नहीं आएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सरफेस पे है तो ऊपर पे तो मॉलिक्यूल है नहीं, उसके ऊपर उसके सिर के ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ऊपर से फोर्स क्या हो गया है, अनबैलेंस हो गया है, ऊपर से फोर्स अनबैलेंस हो गया है। तो यही अनबैलेंस्ड फोर्स पहला रीजन क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसे कहते हैं हम रेसिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी ऊपर अब सरफेस पे है, यानी चारों सारे दिशाओं से उसको इक्वल फोर्सेस नहीं मिल रही है, एक जगह से उसको अनबैलेंस हो रहा है, वो एक जगह से अनबैलेंस हो रहा है। और यही चीज जो होती है एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है, एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है सरफेस पे जमने के लिए। सरफेस पे जमेगा तो वो फोर्स जो होगा अनबैलेंस, वो बैलेंस कर देगा, ये मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल बैलेंस कर देंगे उस सरफेस के फोर्स को, इसलिए ये एडसॉर्प्शन दिखाता है। दूसरी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है हीट। अब हीट सेकंड, पहला देखा है हमने रेसिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है हीट के कारण। अब क्या हो रहा है इसमें, जो होता है सरफेस पे हमने देखा है पहले, इसमें क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी सरफेस की कुछ एनर्जी होगी। जब भी एब्जॉर्प्शन होता है, तब क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल सरफेस पे आकर चिपकता है, यानी उसकी सरफेस की एनर्जी, जो अनबैलेंस फोर्स था, जो सरफेस की एनर्जी थी, वो एनर्जी वो क्या कर देता है, कम कर देता है। वो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है,
रिलीज करता है। जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तब टेम्परेचर रिलीज होता है। टेम्परेचर रिलीज हो गया यानी रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। रिलीज हो गया, निकल गया है कुछ बाहर, टेम्परेचर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक। और हमें पता है एक्सोथर्मिक में जो भी एंथैल्पी होती है डेल्टा एच वो होती है निगेटिव। एंथैल्पी क्या हो गई है, निगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर निकल रहा है, सब एनर्जी कम हो रही है यानी डेल्टा एच एनर्जी कम हो रही है तो निगेटिव। एक्सोथर्मिक रिलीज हो रहा है ना, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, इसलिए एंथैल्पी निगेटिव हो गई है। अब जो भी गैस के मॉलिक्यूल है अगर सॉलिड की सतह पर एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो गए यानी चिपक गए सरफेस पे। पहले क्या था, फ्रीली मूव होते थे, इधर से उधर, उधर से इधर। गैस के मॉलिक्यूल क्या है, शांत तो बैठते नहीं, गैस के मॉलिक्यूल हाई एनर्जी है उसके अंदर, इधर उधर घूमेंगे, गैस है वो, उनको फ्रीडम है पूरी। लेकिन अब क्या हो गए, वो सॉलिड पर चिपक गए यानी रिस्ट्रिक्शन आ गया। अभी उनको हिलने डुलने के लिए कुछ चांस ही नहीं है, उनका हिलने डुलने के लिए कुछ चांस नहीं है, चिपक गए एक जगह पे। फेविकॉल लगा दिया आपको और बिठा दिया एक कुर्सी पे तो आप हिल सकोगे क्या, नहीं सकोगे। तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो गई इसकी, एंट्रोपी रिस्ट्रिक्शन आ गया, हिल रहे नहीं है तो एंट्रोपी क्या हो गई है, कम हो गई है यानी डेल्टा एस निगेटिव होगा। एंट्रोपी भी क्या हो गई है, निगेटिव। आपको ये एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये गिब्स एनर्जी वगैरह सारे टर्म्स अगर आपको डिटेल में जानने हैं तो आप थर्मोडायनामिक पढ़िए, वहां पे थर्मोडायनामिक में मारुति सर ने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये गिब्स एनर्जी, इसे अच्छे से लेक्चर देखिए और ये सारे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो एंट्रोपी क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है, रिस्ट्रिक्शन आ गया, फ्रीडम नहीं है, मतलब एंट्रोपी क्या हो गई है, निगेटिव हो गई। अब रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होनी है, स्पॉन्टेनियस यानी एब्जॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, हमें कुछ एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली होना चाहिए ना। अगर एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली होना चाहिए तो क्या है, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, गिव्स एनर्जी उसकी क्या होनी चाहिए, निगेटिव। और गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एस है एंट्रोपी, एच है एंथैल्पी। तो अगर डेल्टा जी इसकी वैल्यू अगर निगेटिव होनी चाहिए तो ये सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। हमें तो पता है एक्सोथर्मिक है, ऑब्वियसली डेल्टा एच निगेटिव ही होगा। अगर डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए तो इसकी वैल्यू इस डेल्टा टी एस से ज्यादा होनी चाहिए। टी डेल्टा टी एस से क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए टी डेल्टा एस से। टी डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये माइनस डेल्टा एस निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एस निगेटिव है और ये निगेटिव और इसका निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो लेकिन हमें गिब्स एनर्जी क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्या चाहिए, इस टी डेल्टा एस से ज्यादा चाहिए, टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए डेल्टा एच की वैल्यू। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसीड्स होता है, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसीड्स होता है वैसे वैसे ये डेल्टा एच की वैल्यू कम कम होती रहती है, वैसे वैसे डेल्टा एच की वैल्यू कम कम होती रहती है। जब इस डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाती है, यानी ये दो वैल्यू अगर जिस टाइम पे ये दो वैल्यू सेम हो जाते हैं, यानी डेल्टा जी क्या हो गया है, जीरो, डेल्टा जी हो गया है जीरो, गिव्स एनर्जी अगर जीरो हो गई है उस टाइम को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई है तो गिव्स एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो उस टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम आ गया है, अब एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो यहां पर हमने एब्जॉर्प्शन के दो कंडीशन देखे हुए हैं, एक अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन और दूसरी रिलेटेड टू हीट। सेकेंड कंडीशन में हमने बहुत से थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स देखे हैं, इसलिए और एक बार कहता हूं कि चैप्टर को बहुत वेटेज है थर्मोडायनामिक के, इसलिए उसे अच्छे से कीजिए। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन है तो उसके टाइप्स भी होंगे, कुछ टाइप्स है उसके। पहला होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हम शॉर्टकट में इसे फिजिक्स ऑप्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन, इसे हम केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं।
अब जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रॉन का ना लेना होता है, ना देना होता है, ना शेयर करना होता है, कुछ भी झमेले नहीं है, ना लेना है ना देना है ना कुछ शेयर करना है अपना अपन। चलो, तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, अब कुछ लेना देना नहीं है, तो अट्रैक्शन वो फोर्सेस क्या होगी, वंडरवॉल फोर्सेस होती है, इसमें वंडरवॉल फोर्सेस होती है। इसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा ही है वंडरवॉल फोर्सेस, फिर भी एक बार बता देता हूं वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती है। ये वंडरवॉल फोर्सेस जो होती है, दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसकी तीन वजह होती है। पहली वजह होती है लंडन फोर्सेस, दूसरी वजह डायपोल का इंटरेक्शन, तीसरी वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लंडन फोर्सेस क्या होती है, एक एक से देखेंगे हम। लंडन फोर्सेस क्या होती है, अब समझो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2 और दूसरा एक Cl2 है, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से समझो, ये एक Cl2, ये दूसरा वाला एक Cl2। अब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार से होती है, देखिए। इसमें पॉजिटिव चार्ज अंदर है और निगेटिव चार्ज बाहर है। पॉजिटिव चार्ज अंदर, निगेटिव चार्ज इसकी सतह पर बाहर है। कॉन्सेंट्रेट होता है ना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बोल रहे हैं। अब ये क्या करता है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तब जो भी पॉजिटिव है पॉजिटिव को अट्रैक्ट होता है, जो भी पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव इस साइड में आ जाता है, इसका भी पॉजिटिव इस साइड में आ जाता है और निगेटिव इधर रहता है, निगेटिव इस साइड में। इधर इस साइड में क्या होगा, इसका एक निगेटिव वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव को अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव उधर चला जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ इस साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव एक साइड में चला जाता है, निगेटिव एक साइड में आ जाते हैं। जो भी अनलाइक चार्जेस है वो पास आ जाते हैं और उसमें जो फोर्स क्रिएट होता है उसे कहते हैं लंडन फोर्स। यानी जो भी पॉजिटिव निगेटिव है वो एक साइड में आ जाता है और शेप जो होता है चेंज हो जाता है, पहले गोल था फिर आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। जो भी निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ आ जाएगा, जो सेम है वो दूर जाएंगे एक दूसरे से, दूर जाएंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे एक दूसरे का, दूर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से वो अपने शेप को चेंज कर लेता है मॉलिक्यूल। तो ये हो गया लंडन फोर्सेस। डायपोल भी इसके जैसा ही है, इसका एक एग्जांपल लेंगे हम HCl। HCl में पता है आपको कि H जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन है Cl, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो HCl में जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसकी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरा HCl जो होगा उसमें भी यही होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव को अट्रैक्ट होगा और ये वाला पार्शियल निगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर दो डायपोल बन गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो डायपोल पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल, और इन दोनों में जो अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं हम डायपोल इंट्रैक्शन। तो डायपोल इंट्रैक्शन एक वजह है वंडर वॉल फोर्सेस के लिए, दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होने के लिए। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायपोल पता चल गया आपको, इसमें क्या हो रहा है डायपोल में, सिंपल सी बात है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में, इसलिए पोल बन रहे हैं और जो भी पोल है अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस इतना ही इसमें। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, देखिए एसीटोन लेंगे हम CH3COOH, CH3COOH, इसको हमने पहले भी लिया था सॉल्यूशन चैप्टर में, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी थी, फिर भी एक बार समझाता हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ये CH3 और इसके साथ ये C, ये एक O और ये दूसरा वाला O और एक H। अब दूसरा निकालेंगे हम CH3, ये C, अब ये सिंगल वाला ऊपर लेंगे और डबल वाला नीचे लेंगे,
अब ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग बन जाती है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, और इसकी वजह से, इस चिपका चिप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और उन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। ये भी एक प्रकार की फोर्स हो गई है। तो इन सारे फोर्सेस की वजह से क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इन सारे वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, उसे हमें फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर फेवरेबल है इसकी कंडीशन के लिए, लो टेम्परेचर फेवरेबल है। दूसरा वाला जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए। एक्टिवेशन, उसमें जो होते हैं केमिकल बॉन्ड बनते हैं, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड देखा, कोवैलेंट बॉन्ड देखा है, वो बनते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन में। केमिकल एड्सॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रांसफर होता है, सब होता है, एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं। इसमें रिएक्ट नहीं होते, इसमें वंडरवॉल फोर्सेस होती है, जो आपने देखी अभी वो वंडरवॉल फोर्सेस होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली ये चार जो एलिमेंट्स है इनके बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी सारे एलिमेंट में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ हुआ ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन के साथ हुआ नाइट्रोजन का, फ्लोरीन के साथ हुआ फ्लोरीन का, हाइड्रोजन के साथ हुआ। इन चार एलिमेंट्स में जो बॉन्डिंग होती है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बाकी अगर कुछ हो रहा है, दूसरा एलिमेंट आ रहा है बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब ये सेल हो गया है, अब कहोगे हाइड्रोजन है, सीएल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी। वैसे ये चार ही एलिमेंट चाहिए इसमें जो होगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बाकी दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया आपने। तो हमें पता चल गया फिजिसॉर्प्शन में वंडरवॉल फोर्सेस होती है, और उस वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से फिजिसॉर्प्शन होता है। फिजिसॉर्प्शन यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसका, और इसके लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, वो केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एट लो टेम्परेचर हाइड्रोजन का निकेल के साथ फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, यानी इसमें वंडरवॉल फोर्सेस होती है। कोई हाइड्रोजन निकेल के साथ रिएक्ट नहीं होता है, लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन निकेल के साथ रिएक्ट नहीं होता है, और हाइड्रोजन की गैस उसकी सतह पर चिपक जाती है, मिक्स हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसकी सतह पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। लेकिन अगर हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो भी हाइड्रोजन है उसका डिसोसिएशन होता है, वो हाइड्रोजन निकेल के साथ रिएक्ट होकर उसका केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। रिएक्ट हो रहा है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, एक्टिवेशन, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी होती है। ऐसे ही नहीं होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, उसके लिए कुछ हीट वगैरह कुछ देना पड़ता है, कुछ एनर्जी देना पड़ता है उसके, तभी वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे एक गैस आ गया, सरफेस पे चिपक गया, केमिसॉर्प्शन हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ हीट वगैरह देना पड़ता है, कुछ एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि अब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन ऐसे ही थोड़ी ना होगा। तो रिएक्शन होने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। इसलिए जो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वो फेवरेबल कंडीशन होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। टेम्परेचर कम तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए वो फेवरेबल कंडीशन है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में बॉन्डिंग होती है, यानी शेयरिंग, ट्रांसफर होता है कुछ भी इलेक्ट्रॉन का। इसमें या तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड होता है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है। तो ये हो गया, हमने देख लिया अभी उसके टाइप्स, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी देख लिया हमने, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ फिजिसॉर्प्शन। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक गैस है उसके साथ ये फिजिसॉर्प्शन अच्छा होगा, दूसरा वो वाला गैस लाया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। किसी एक को प्रायोरिटी नहीं देता है यहाँ पर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में किसी को प्रायोरिटी नहीं होता है। कौन सा भी गैस हो उसमें जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है क्या, कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रही, रिएक्ट नहीं हो रहा है।
इसलिए स्पेसिफिक भी नहीं होगा कि ये गैस के साथ इसका बहुत जल्दी से जमेगा एब्जॉर्प्शन, इसके साथ नहीं चलेगा, इसके साथ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन सी भी गैस लाओ, वंडरवाल फोर्सेस यूनिवर्सल होती है, सब गैस में सेम होती है। हाइड्रोजन का लाओ, उसमें भी वंडरवाल फोर्सेस वही होगी जो Cl2 में होगी, वही H2 में होगी। इसलिए कोई गैस स्पेसिफिक नहीं होता है, यहाँ पर किसी को स्पेसिफिसिटी नहीं मिलती है, नहीं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। यानी ये वाला गैस होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, ये वाला होगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना है सबके साथ बराबर होगा, बराबर सबका हिसाब होगा इसमें फिजिक्स ऑप्शन में। सेकंड, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या है, यानी क्या, अब सोचिए क्या है एब्जॉर्बेंट, सोचिए जल्दी सोचिए, एब्जॉर्बेंट क्या है, क्या बताया था मैंने एब्जॉर्बेंट? जो भी गैस, लिक्विड, मॉलिक्यूल जो सतह पर जम रहा है, ये एब्जॉर्प्शन के फिनोमेनन में जो जम रहा है उसे कहते हैं एब्जॉर्बेट। जो जम रहा है सरफेस पे वो एब्जॉर्बेट हो गया। और जिस पर जम रहा है, जिस चीज पर जम रहा है ये, वो हो गया एब्जॉर्बेंट। यानी ये बोर्ड हो गया एब्जॉर्बेंट और ये इंक जो हो गई एब्जॉर्बेट हो गई। तो अब इसके नेचर पर डिपेंड करता है एब्जॉर्बेट के। एब्जॉर्बेट अगर जो भी गैस होगा इसमें, अगर एब्जॉर्बेट अगर गैस है तो जो लिक्विफिएबल गैस होगा, यानी जो गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विफिएबल बोले, यानी लिक्विफिएबल गैस, जो गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो गैस एब्जॉर्प्शन दिखाता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन दिखाता है। एब्जॉर्प्शन यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन दिखाता है। अब यहाँ पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? फिजिक्स ऑप्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो ये जो भी बात कर रहा हूं मैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो लिक्विफिएबल जो भी गैस होगा वो जल्दी से फिजिक्स ऑप्शन दिखाएगा। सपोज SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे, यानी जो जिस टेम्परेचर पे ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर पे ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, 630 केल्विन ये इसका टेम्परेचर है। 630 केल्विन पे SO2 जो है एब्जॉर्प्शन इजीली दिखाएगा। यानी ये इस टाइम पे, ये क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं इसको, इस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विफिएबल होता है, तो इस टाइम पे ये फिजिक्स ऑप्शन दिखाएगा SO2। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें दी हुई आपकी किताब में, बहुत सारे एग्जांपल लिए हुए और भी लोग, किसी का 190 केल्विन है, किसी का 30 केल्विन है, किसी गैस का जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसका लिक्विफिएबल क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, उस टाइम पे वो दिखाता है। यानी इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंट के, गैस के, वो किस टाइम पे किस टेम्परेचर पे लिक्विफिएबल होगा। जो ज्यादा लिक्विफिएबल होगा वो ज्यादा फिजिकल एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। हम थर्ड बात देखेंगे, थर्ड कंडीशन देखेंगे। अब नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट हो गया, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है। फिजिक्स ऑप्शन क्या है? रिवर्सिबल है, यानी सॉलिड गैस है, सॉलिड प्लस गैस, गैस प्लस सॉलिड। सॉलिड गैस का एब्जॉर्प्शन हो गया, ऐसा हो गया गैस सॉलिड एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर ये एक प्रोसेस क्या होती है, इसका उल्टा भी होता है। मतलब अगर मैंने जैसे डिसऑप्शन बताया, जैसे एब्जॉर्प्शन होगा वैसे डिसऑप्शन भी होगा इसका। एक्चुअली कुछ प्रोसेस है, कुछ एक्टिवेशन प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, वो 3-4 प्रोसेस है, वो बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअली अगर सपोज गैसेस है, कुछ गैसेस है, समझो H2 है, O2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या अमोनिया की गैस है, ऐसी जो गैसेस है, अगर ऐसी गैसेस को मैंने चारकोल का पाउडर लिया है, मैंने कंटेनर में डाला है, और ये गैस भी उस कंटेनर में डाली है, तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कुछ एक्शंस बता रहा हूं मैं, एब्जॉर्प्शन के कुछ एक्शंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर कोई गैस है और ये चारकोल का पाउडर है, इसको मैंने प्रेशर से रखा है, कुछ प्रेशर से, और चारकोल का पाउडर रखा है, तब ये जो गैस है तो इस सरफेस पे क्या होगा, हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
सेकंड और एक कंडीशन, अगर रॉ शुगर सॉल्यूशन लिया मैंने, रॉ शुगर सॉल्यूशन लिया मैंने, अगर उसको मैंने एनिमल चारकोल के अंदर से पास किया है, रॉ शुगर को मैंने एनिमल चारकोल के अंदर से पास किया है, तो वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। सारा जो कलर है वो क्या खा जाएगा, एनिमल चारकोल खा जाएगा, यानी उस पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। खाएगा यानी ऐसा खाएगा नहीं, हमारे जैसा एब्जॉर्प्शन होगा उसका, और उसकी वजह से वो कलरलेस हो जाएगा। और एक कंडीशन है, अगर सिलिका जेल होगा, सिलिका जेल, ये जो चारकोल है, ये सिलिका जेल है, ये ऐसे जो सब्सटेंस क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये पोरस सब्सटेंसेस है। पोरस यानी इसके अंदर बहुत सारे होल है, होल बढ़ने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। सरफेस एरिया बढ़ा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा, सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा है। तो पोरस सब्सटेंस है यानी होल है यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, सरफेस एरिया बढ़ गया है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है, इसलिए इसके एग्जांपल ज्यादातर ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्यादातर एब्जॉर्प्शन करता है। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, अब मैंने लास्ट कंडीशन जो बताई सिलिका जेल से अगर मैंने वेपर पास किया तो ड्राई एयर मिलती है हमें, क्योंकि उसके अंदर का जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये सिलिका जेल, और बाद में सिर्फ हवाई निकलती है, हवाई बाहर जाती है उसके अंदर, सारे वाटर मॉलिक्यूल उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशन बताया मैंने। मिथिलीन ब्लू का तो मैंने पहले एग्जांपल बताया था, जो ब्लू कलर है वो खा लिया चारकोल ने और कलरलेस हो गया। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, वो शेक करना पड़ता है उसको, तभी वो एब्जॉर्प्शन दिखाता है। और डिसॉर्प्शन में क्या, हम फिर से अगर उसको फिर से अगर एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर से अगर उसे हम शेक करते, फिर से अगर उस सॉल्यूशन को हम हिलाते, तो जो कलर खा लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया है जो, वो फिर से निकल जाते हैं, फिर से सॉल्यूशन कलर वाला हो जाता है, इसे डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो हमने कुछ एक्शन देखे। अब ये क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन हो रहा है, वैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वैसे डिसॉर्प्शन हो रहा है, यानी रिमूव हो रहा है, तो ये हो गया रिवर्सिबल। यानी ये फिजिकल डिसॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबिलिटी दिखाता है। इसमें अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन यानी प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा था हमने, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमें इंडस्ट्री में प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो इक्विलिब्रियम को हटाना पड़ेगा, इनबैलेंस करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें कुछ कंडीशन है, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट गैस बढ़ाना है, निकालना है इनर्ट गैस, टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर ज्यादा करना है, ऐसे कुछ 3-4 उसके प्रोसेस जो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखे हैं। उसे फिर से पढ़िए, अगर भूल गए तो फिर से पढ़िए वो। तो ये 4 प्रोसेस बताई। उसमें क्या कहा था हमने, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं हम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से उसके ऊपर लेयर से लेयर बनते हैं, सरफेस के ऊपर लेयर बनते रहते हैं। पहली लेयर बन गई, फिर प्रेशर बढ़ाया, दूसरी लेयर बन गई, फिर प्रेशर बढ़ाया, तीसरी लेयर बन गई, ऐसे लेयर बनते हैं, सरफेस के ऊपर लेयर बनती है। तो टेम्परेचर क्या चाहिए इसमें, लो चाहिए। टेम्परेचर अगर कम होगा तभी होगा जी, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर वो कीमिस ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, अनबैलेंस हो गया। फिर और देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स, एंथैल्पी देखेंगे। एंथैल्पी तो एंथैल्पी में क्या होता है, इसकी एंथैल्पी कम होती है क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस है। फोर्सेस कौन से, वंडरवाल फोर्सेस है, वीक होती है। वंडरवाल फोर्सेस क्या होती है, वीक है, हमने देखा है पहले भी। इसलिए अगर वीक है तो उसका बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी नहीं, कम एनर्जी लगेगी, तो एंथैल्पी क्या दिखाएगा, कम। ये इसमें डाउट नहीं है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये जो होगा निगेटिव होगा, एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन वीक वंडरवाल फोर्सेस होने के कारण इसमें एनर्जी कम लगती है, 20 से 40 मोल पर जूल पर मोल 20 से 40 जूल लगता है एक मोल के लिए। इतनी जूल्स एनर्जी क्या होती है, लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती नहीं। केमिस ऑप्शन में बहुत एनर्जी लगती है, 80 से 260 जूल पर मोल इतनी एनर्जी लगती है उसमें। इसमें 20 से 40 जूल पर मोल इतनी एनर्जी लगती है। ये हो गया एंथैल्पी।
अब हो गया पांचवी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने क्या कहा था इससे पहले भी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा। छठी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। अब हमने क्या क्या देखा, पहले स्पेसिफिसिटी देखा, नेचर देखा, रिवर्सिबिलिटी, एंथैल्पी और सरफेस एरिया देखा, और प्रेशर और टेम्परेचर मैंने इसी में ले लिया है। प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा लेयर बढ़ेगी। अब यही प्रॉपर्टी अब हम इसके लिए देखेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टी को हम अब किस लिए देखेंगे, केमिसॉर्प्शन की। केमिसॉर्प्शन की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर स्पेसिफिसिटी थी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी थी, लेकिन यहाँ पे हाई स्पेसिफिसिटी होगी, हाई होगी। पहले नाम चेंज कर देता हूं मैं, फिजिक्स ऑप्शन है इसको केमिसॉर्प्शन कर देता हूं, केमिसॉर्प्शन। अब यहाँ पे हाई स्पेसिफिसिटी होगी, हाई स्पेसिफिसिटी होगी। अब आपको पता है केमिसॉर्प्शन यानी क्या, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसमें रिएक्ट होता है गैसेस या जो भी मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो दूसरे के साथ रिएक्ट होता है। अब रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रही है तो कुछ स्पेसिफिसिटी तो होगी, जैसे कि ऑक्सीजन है मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। अगर हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल के साथ मिल जाता है तो क्या होता है, हाइड्राइड बनते हैं उसके, यहाँ पे ऑक्साइड्स बन गए, यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, वहां पे ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फेरस ऑक्साइड हो गया है, सिल्वर ऑक्साइड हो गया है, तो ऑक्सीजन आ गया है तो ऑक्साइड बनते उसके, स्पेसिफिक है। और इसमें भी अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो वो रिएक्शन जल्दी से होगी और उतना ज्यादा केमिसॉर्प्शन दिखाएगा, यानी इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये स्पॉन्टेनियसली होगा ही नहीं, इसमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी कुछ देनी पड़ेगी केमिसॉर्प्शन। इसमें हाई स्पेसिफिसिटी होती है, जो गैस ज्यादा रिएक्ट होता है वो जल्दी केमिसॉर्प्शन दिखाता है, जो रिएक्ट नहीं होता है वो नहीं दिखाएगा। फिर नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, तो हमने पता है नेचर, जिसका नेचर जो जल्दी ज्यादा रिएक्ट होगा वो, जो एडसॉर्बेंट जल्दी से रिएक्ट होगा वो केमिसॉर्प्शन दिखाएगा। इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर पे दिखाएगा। उसका जब टेम्परेचर हाई करेंगे हम, प्रेशर भी हाई करेंगे तो रिएक्शन जल्दी होगी और वो एडसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन जल्दी से दिखाएगा हमें। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल होती है। प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। इसका डिसऑप्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एडसॉर्प्शन हो गया, रिवर्स नहीं आता, ये रिवर्स नहीं आता, इरिवर्सिबल हो गया। सुकीला माफी नाही, झालं, रिवर्स नाही आहे, इसे इरिवर्सिबल है, एडसॉर्प्शन झाले। एंथैल्पी, इसमें एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको इसके पहले कि इसमें जो होता है रिएक्ट होता है, इतने केमिकल बॉन्ड बनते हैं, या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, और वो होगी 80 से 260 जूल पर मोल, इतनी होगी। वो एनर्जी कितनी होगी, 80 से 260 जूल पर मोल, इतनी एनर्जी होगी। इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि बॉन्ड है और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए एंथैल्पी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। सरफेस एरिया, उसमें भी यही था कि सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इसमें भी सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उतना ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमने दोनों एब्जॉर्प्शन देखे, एक फिजिक्स ऑप्शन देखा, दूसरा केमिसॉर्प्शन देखा। अब हम इसके डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। आपने जो भी इसके डेफिनेशन पढ़े, इसके बारे में जो भी पढ़ा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, वही अब उसी को हमें कंपेयर करना है। ये लेता हूं मैं इस कॉलम में फिजिक्स ऑप्शन, और इसमें केमिक्स ऑप्शन।
फिजिक्स ऑप्शन। पहले तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, इसमें ये किसकी वजह से होता है, वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से। वंडर वॉल फोर्सेस ये किसकी वजह से होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक होगा या कुछ कोवैलेंट बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होंगे। ये लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, कौन सा गैस एब्जॉर्प्शन करेगा ये वो नहीं बता सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक बताएगा, जो रिएक्ट होगा वही एब्जॉर्ब करेगा, जो जल्दी से जल्दी रिएक्ट होगा वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। तीसरा अब हम देखेंगे नेचर, ये ज्यादा लिक्विफिएबल, ये जितना लिक्विफिएबल होगा, लिक्विफिएबल गैस जो होगा वो ज्यादा फिजिक्स ऑप्शन दिखाएगा। इसमें क्या है, जो ज्यादा रिएक्ट होगा वो पहले दिखाएगा, जो रिएक्ट होगा वो दिखाएगा, जो रिएक्ट होगा वो जीतेगा, वो केमिकल ऑप्शन दिखाएगा। और क्या क्या देखा था हमने, प्रेशर इसमें अगर जैसे हम प्रेशर बढ़ाते क्या बनते हैं, मल्टी लेयर, इसमें यूनिलेयर एक ही लेयर होती है, प्रेशर कितना भी बढ़ा एब्जॉर्प्शन होगा फास्ट, लेकिन लेयर एक ही रहेगी। यहाँ पर एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे लेयर बढ़ती जाएंगी। इसमें फेवरेबल कंडीशन है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये फिजिक्स ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो केमिक्स ऑप्शन। हाई टेम्परेचर, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है हाई टेम्परेचर। ये क्या है, रिवर्सिबल, यानी जो एब्जॉर्प्शन हुआ डिसॉर्प्शन भी होगा, लेकिन उसमें नहीं होगा। ये क्या है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल है दूसरी इरिवर्सिबल है। तो ये इसके डिफरेंस है, और भी कुछ डिफरेंसेस है। तो ये आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स में और जो भी डेफिनेशंस में पढ़े हैं वही इसमें लगाना है, वही लाना है इसमें। इसको क्या हमने क्या देखा था, इसको एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, इसको क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगेगी। यही सारे इसके कंपैरिजन है, डिफरेंसेस है। डिफरेंस पूछा है, कंपैरिजन पूछा है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। डिफरेंस में सिर्फ डिफरेंस लिखिए, कंपैरिजन में सारे के सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इसको एक्टिवेशन में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगती, नो एक्टिवेशन एनर्जी नो, इसे एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा उसमें चाहिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सरफेस एरिया तो दोनों में भी अच्छा है, इसमें भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फिजिक्स ऑप्शन ज्यादा होगा, इसमें भी जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे केमिक्स ऑप्शन ज्यादा होगा। यानी सरफेस एरिया दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन है, लार्ज सरफेस एरिया दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन है, लार्ज सरफेस एरिया। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन। तो यहां पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे हम मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हरे कृष्ण।